नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 9 NCERT गणित की प्रश्नावली 8 चतुर्भुज की प्रमेय 8.9 मतलब मध्य बिंदु प्रमेय को हल करेंगे। ये प्रमेय एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और 8.2 प्रश्नावली इसी प्रमेय पर आधारित है और आपके आगे की जो क्लासें हैं उनमें भी ये प्रमेय काम आती है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। समझ में आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। तो देखो, मध्य बिंदु प्रमेय अंग्रेजी में कहा जाता है मिड पॉइंट थ्योरम, इसलिए इसे शॉर्ट में लिख देते हैं MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब देखो प्रमेय क्या है। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, समझना, फिर हल करना। देखो, एक त्रिभुज है, मान लो ये एक त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज की दो भुजा लेनी है आपको, कोई सी भी दो भुजा ले लो। मान लो ये दोनों भुजा ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, कोई सी भी दो भुजा लेनी है। इस त्रिभुज का नाम है A, B और C। ठीक है, अब इस त्रिभुज की दो भुजा लेंगे, एक तो ये और एक ये। ठीक है, इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु, मान लो इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पर है और इस भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, मध्य बिंदु का मतलब होता है कि जैसे ये भुजा है, इसको ये दो भागों में बांटेगा, दो बराबर भागों में। ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। मध्य बिंदु, इसका नाम हो गया D और इसका नाम हो गया E। मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ये हो गया मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। ठीक है, अब ये जो रेखाखंड है ना, ये तीसरी भुजा ये हो गई, इसके समांतर होता है और इसका आधा होता है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है ना, प्रमेय भी यही है आपके मध्य बिंदु कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं पर मध्य बिंदु है तो उन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है ना, वो तीसरी भुजा के समांतर होता है और इसका आधा होता है। क्यों होता है? मध्य बिंदु प्रमेय से। अभी हम ये सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो लिखो जो सवाल में दिया हुआ है। बताओ बेटा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो लिखना है सवाल में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में D तो है AB का मध्य बिंदु और E क्या है, AC का मध्य बिंदु। त्रिभुज ABC में जो D है वो तो है आपके AB का मध्य बिंदु, है ना, ये दिया हुआ है। और E क्या है, AC का मध्य बिंदु, ये आपको सवाल में दे रखा है। ठीक है, D तो है AB का मध्य बिंदु और E है AC का मध्य बिंदु। ठीक है, अब हमें करना है सिद्ध। क्या सिद्ध करना है कि ये जो रेखाखंड है इसके समांतर भी होता है और इसका आधा भी होता है। DE समांतर होता है किसके, BC के, ये इसके समांतर होता है। और साथ ही DE आधा मतलब 1/2 होगा किसके, BC के। ये दो चीजें आपको सिद्ध करनी है। ठीक है, अब बेटा ये सिद्ध करने के लिए आपको करनी पड़ेगी रचना। क्या करोगे भाई, रचना। अब देखो रचना क्या करेंगे, ध्यान से समझना। रचना में आपको क्या करना है, D रेखाखंड को आगे बढ़ाना है। ठीक है, और आगे कहां तक बढ़ाना है आपको, आगे बढ़ाना है F तक। इसको आगे बढ़ाना है F तक, और कितना बढ़ाना है, जितना मान D का है उतना ही मान EF का होना चाहिए, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसको C से मिला देंगे। क्या करेंगे, C से मिला देंगे। ठीक है, तो बताओ क्या रचना की, DE रेखाखंड को ठीक है कहां तक, F तक इस प्रकार बढ़ाया कि क्या है, DE बराबर है EF, DE बराबर है EF। हो गया, और F को किससे मिलाया, C से। F को C से मिलाया, ये आपने करी है रचना। इसको सिद्ध करने के लिए हमें रचना की आवश्यकता है। हो गई रचना। अब देखो हल करेंगे, इसको उत्पत्ति करेंगे, हल करेंगे। तो कैसे करना है आपको, ठीक है ना, क्या करना है बेटा आपको, देखो ये एक चतुर्भुज बन रहा है यहाँ पर BCFE। यदि आप इसे बना दो समांतर चतुर्भुज,
क्या बना दो, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने एक भुजाएं समांतर होती है, तो ये इसके क्या हो जाएगी, समांतर। पहला पॉइंट सिद्ध हो जाएगा। और आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है, ये पूरी और ये पूरी बराबर हो जाएगी। और ये दोनों बराबर है तो दोनों की जगह हम एक ही नाम ले लेंगे, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो मेन काम है इसको आपको बनाना है समांतर चतुर्भुज। अब देखो कैसे बनाएंगे। बनाने के लिए आपको एक त्रिभुज लेना है ये और एक त्रिभुज लेना है ये, दोनों त्रिभुजों को करना है सर्वांग सम। जैसे ये दोनों सर्वांग सम होंगे, आप इन दोनों को सर्वांग सम करो भाई। तो एक का नाम तो है ADE और एक का नाम क्या है, CEF। ठीक है, त्रिभुज लेना है आपको ADE व त्रिभुज लेना है आपको CEF से। बेटा दोनों त्रिभुजों को करेंगे सर्वांग सम। अब सर्वांग सम करने के लिए आपको तीन चीजें बराबर करनी होती है। ठीक है, तो देखो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है। बताओ क्यों बराबर है, क्योंकि अभी हमने क्या की है, रचना। तो DE किसके बराबर है, EF के। इस त्रिभुज की DE भुजा और इस त्रिभुज की EF भुजा बराबर है। क्यों बराबर है, रचना से। रचना करी है अभी हमने। ठीक है, तो देखो एक तो ये बराबर हो गई। अब दूसरी देखो, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा भी बराबर है। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि E क्या है, AC का मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु क्या करता है, भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। मान लो ये पूरी 10 की होती तो ये 5 और ये कितनी होती, 5 होती। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो इस त्रिभुज की तो AE भुजा और इस त्रिभुज की CE भुजा, इस त्रिभुज की तो AE भुजा बराबर है इस त्रिभुज की CE भुजा के। क्यों बराबर है, क्योंकि यहां लिखते हैं E क्या है, AC का मध्य बिंदु, इसलिए बराबर है। दो बराबर हो गए। तीसरी बताओ, इस त्रिभुज का ये कोण 1 नंबर और इसका ये 2 नंबर, ये दोनों बराबर है। बताओ क्यों बराबर है, कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस तरफ और इस तरफ बनने वाले कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण नंबर 1 बराबर होगा कोण नंबर 2 के। क्यों बराबर होगा, ये हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है ना, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो हो गई तीन चीजें बराबर। जिन दो त्रिभुजों की तीन चीजें बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग सम। बताओ कौन सा नियम लगा, भुजा कोण भुजा, SAS सर्वांग समता नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ADE सर्वांग सम होगा त्रिभुज CEF के। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इसके सभी संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। सभी संगत भाग कौन से, इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा क्या होगी, बराबर। AD किसके बराबर होगी, CF के। इस त्रिभुज की तो AD भुजा और इस त्रिभुज की CF भुजा बराबर होगी। बताओ बेटा क्यों होगी, YCP/CT सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेट ट्रायंगल। ठीक है, हो गया। और साथ ही इस त्रिभुज का ये वाला कोण 3 नंबर और इस त्रिभुज का ये वाला कोण 4 नंबर, ये भी क्या होगा, बराबर। क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। तो कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 4 के। कोण नंबर 3 बराबर होगा कोण नंबर 4 के, सेम YCP/CT। हो गया। अब देखो ये 3 और 4 जो कोण है वो ये एक तिर्यक रेखा है, एक इस तरह बन रहा है और एक इस तरह बन रहा है। तो तिर्यक रेखा के इधर और उधर बने हुए कोणों को हम कौन से कोण कहते हैं, एकांतर कोण। और यदि एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है ना। अगर रेखाएं देखो, यदि रेखाएं समांतर हो और उनको तिर्यक रेखा काटे तो इस तरफ और इस तरफ बने कोण को एकांतर कोण कहते हैं और हमेशा वो बराबर होते हैं। अब यदि एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। तो देखो मान लो ये 3 और 4 एकांतर है, बराबर है ना दोनों, क्यों, क्योंकि सर्वांग सम थे। अब इनको एकांतर कोण मान लो, इनको कौन से कोण मान लो, एकांतर कोण। अब देखो यदि एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं क्या होगी, समांतर। मतलब AB किसके समांतर होगी, CF के। AB समांतर होगी CF के, AB समांतर होगी किसके, CF के। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। हो गए। अब देखो, चाहे आप समांतर में पूरा नाम लिखो चाहे समांतर में आधा नाम लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समांतर का कोई माप नहीं होता।
तो BD को आप किसके समांतर कर सकते हो, CF के। तो आप या BD समांतर हो जाएगी CF के, हो गई। तो देखो ये दोनों क्या हो गई, समांतर। अब इन दोनों को बराबर भी कर दो तो ये क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। अब देखो इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे, ये वाला भाग और ये वाला भाग है बराबर है, क्योंकि D क्या है, AB का मध्य बिंदु है। तो AD किसके बराबर है, BD के। AD किसके बराबर है, BD के। तो यहां लिख देंगे BD बराबर है AD के, या ऐसे लिख दो AD बराबर है BD के। बताओ ये दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि D क्या है, D है AB का मध्य बिंदु, हो गया। अब देखो यहाँ AD CF के भी बराबर है और AD BD के भी बराबर है। देखो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। AD इसके भी बराबर है और AD इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगी, बराबर होंगे ना, बराबर। जैसे मान लो समीकरण नंबर 1 और इसे मान लो समीकरण नंबर 2। क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से एक, देखो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगी, बराबर। मतलब BD बराबर हो जाएगा किसके, CF के। ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, BD और CF। अब देखो BD समांतर है CF और BD बराबर है CF। ये भुजा इसके बराबर भी है और ये भुजा इसके समांतर भी है। तो यदि वही भुजा बराबर और वही भुजा समांतर, तो क्या कहलाता है, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अगर किसी चतुर्भुज की समूह भुजा बराबर भी हो और समांतर भी हो तो आकृति क्या कहलाती है, समांतर चतुर्भुज कहलाती है। तो BCFD क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। यहां लिख देंगे अतः BCFD एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। बढ़ गया ना, मेन काम यही करना था आपको, सिर्फ समांतर चतुर्भुज बनाना था। बढ़ गया समांतर चतुर्भुज। अब आपको पता है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो ये वाली भुजा इसके बराबर भी है और ये वाली भुजा इसके समांतर भी है। तो हम लिख देंगे BC किसके समांतर है, DF के। BC समांतर है DF के, क्यों है, समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजा, सम्मुख भुजा है ना। समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजा है, सम्मुख भुजा है। तो BC या DF समांतर BC, आपको जो सिद्ध में आगे लिखा है ना वो लिखो, DF समांतर है किसके, BC के। ये DF और BC क्या होगी, समांतर होगी। अब आपको क्या सिद्ध करना है, D समांतर BC लाना है। तो देखो पूरी भुजा को समांतर लिखो या आधी भुजा को समांतर लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, समांतर में कोई माप नहीं होता है। तो हम BF की जगह DE भी नाम लिख सकते हैं। तो D यहाँ DF की जगह क्या लिख दोगे, DE समांतर है किसके, BC के। देखो पहला पॉइंट आपके सिद्ध हो गया, ये दोनों क्या हो गई, समांतर। अब क्या करना है, DE 1/2 BC लाना है, मतलब इसको इसका आधा करना है। तो कैसे करेंगे, ये दोनों क्या है, बराबर। DF किसके बराबर है, BC के। DF बराबर है किसके, BC के, कारण ये हो जाएगा समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजा, सम्मुख भुजा, हो गई। अब देखो यहाँ पर ये जो DF है ना, ये किससे मिलकर बन रही है, D से और EF से मिलकर बन रही है ना ये, क्योंकि ये भुजा में दो नाम आ रहे हैं, तो D आ रहा है और EF आ रहा है। तो DF में एक तो नाम आ रहा है DE का और एक नाम आ रहा है EF का, बराबर क्या हो गया, BC। अब देखो आपको यहाँ क्या नाम लाना है, DE नाम लाना है, मतलब EF को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, देखो हमने रचना करी थी कि DE बराबर EF है, तो आप क्या करोगे, EF की जगह क्या लिखोगे, DE लिखोगे। तो देखो DE का तो D प्लस EF को हटाओ, इसकी जगह क्या लिखो, DE, और बराबर क्या हो जाएगा, BC। चाहे इधर पीछे कारण लिख दो, क्या लिखोगे, DE बराबर क्या लिखोगे, EF। ये काय की थी हमने रचना, ठीक है। अब देखो एक D और एक D, ये हो गया 2D बराबर क्या हो गया, BC। अब ये दो गुणाएं किसमें जाएगा, भाग में, तो DE बराबर आ जाएगा 1/2 BC इति सिद्धम। एक पॉइंट तो यहाँ सिद्ध हो गया और दूसरा पॉइंट यहाँ सिद्ध हो गया। तो ये है आपके मध्य बिंदु प्रमेय। अब मान लीजिए कि आपको फिर भी कम समझ में आए हो या समझ में नहीं आए हो, उम्मीद करता हूँ वैसे तो आपको 100% समझ में आ गई होगी। तो आपको सवालों में ध्यान क्या रखना है, आपको सवाल में ये चीज दी हुई होगी, है ना, तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, ये लिखना है। क्यों लिखना है, मध्य बिंदु प्रमेय से।
अगर सवाल में ये दिया हुआ है तो हम ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रमेय अच्छी तरह से समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। जल्द हम इसके सवाल शुरू करेंगे।